ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने कुछ 2-3 पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ हो गया। स्नेल्स लॉ हो गया, लाइट जब भी व्हेनेवर लाइट passes from one medium to another medium, it may bend towards the normal or away from normal depending on the refractive indices of medium 1 and medium 2. ठीक है, generally as a thumb rule you can always remember that a medium with higher refractive index, if medium has higher refractive index, then the angle in that medium will be lesser, because mu into sin I, mu1 sin I1 is equal to mu2 sin R, mu3 sin R1, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। तो अगर म्यू ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर मीडियम में एंगल की वैल्यू नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो कम होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट देखा एपरेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ का, और उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी ये बात ऑब्जर्व की है ना कि अगर कोई भी पानी से भरा हुआ टैंक है और उसको हम उसका बॉटम अगर देखते हैं, उसमें मान लो कोई कॉइन पड़ा हुआ है बॉटम पे, तो वो कॉइन हमको थोड़ा ऊपर की तरफ अपीयर होता है। तो नाउ वी आल्सो नो कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे वो अपीयर होगा। सिमिलरली इफ देर आर मल्टीपल स्लैब्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, एक ऑयल है, फिर वाटर है, फिर कोई और मीडियम है, ग्लास है, तो उस केस में एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों ने ग्लास स्लैब देखा, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन जब भी होगा, ठीक है, तो ग्लास स्लैब में क्या होगा कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल, बट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। लैटरल मींस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका शिफ्टिंग है। तो उसका शिफ्टिंग का भी एक फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको। ठीक है। देन ग्लास स्लैब के थ्रू ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन में जो शिफ्टिंग आती है वो डेल्टा एक्स अलग है। दो शिफ्टिंग हम लोगों ने देखी है ग्लास स्लैब में। ठीक है ना। एंड देन ग्लास स्लैब के बाद फिर हमारा अगला पॉइंट, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला कंडीशन मैं ये लिखूंगा, फर्स्ट कंडीशन, दैट when a light is traveling, when a light is traveling from denser to rarer medium, when light is traveling from denser to rarer, तो ध्यान रखना ये जो भी फिनोमेना हम लोग पढ़ने वाले हैं रेयर टू डेंसर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डेंसर टू रेयर। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन आ रही है ना मेरी? यस सर। कोई बोल रहा है नहीं आ रही है स्क्रीन, तो रीज्वाइन कर लो एक बार, लॉग आउट करके लॉग इन करके दोबारा से रीज्वाइन कर लो। सर विजिबल है। हाँ वो एक स्टूडेंट है उसको नहीं विजिबल थी। ठीक है। देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेंसर टू रेयर में, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगा, ठीक है, तो बेंडिंग किधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मैंने इंसिडेंट लाइट इधर से ली है नीचे से, ठीक है, एंड ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये रही, ये हो गया नॉर्मल, देन ये हो गया इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, एंड इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल है आई। तो अब ये बताओ कि जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो ये वाला एंगल आर डेफिनेटली बड़ा होगा, करेक्ट। जो स्मॉल आर है वो आई से डेफिनेटली बड़ा होगा। द लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अच्छा ये बताओ एक और बात, छोटी सी बात, कि सपोज जो मैंने एग्जांपल लिया था, वाटर, अ टैंक फिल्ड विद वाटर एंड अ कॉइन इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक, तो जब हम वो कॉइन को देखते हैं तो वो कॉइन हमको थोड़ा सा ऊपर अपीयर होता है, करेक्ट।
क्यों अपीयर होता है ऊपर, ये भी हम लोगों को अभी क्लियर है। अब जरा एक बात ये बताइए कि क्या ऐसा भी होता है कि हमको जब हम देख रहे हैं उसकी तरफ, तो हमको अपना अपना चेहरा भी थोड़ा सा दिखाई देता है क्या? स्लाइटली यस सर। दिखता है ना? तो वो क्यों दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन की वजह से ना। रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अपर सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है। आप कहोगे कि सर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? तो ऐसे देखो कि कोई भी सरफेस पे जब भी वेव इंसिडेंट होती है, कोई भी वेव जब इंसिडेंट होगी, लाइट इज अ वेव, तो वेव में हमेशा क्या होगा ना, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। मतलब ये डायग्राम भी जो मैंने बनाया है अभी ये इनकम्प्लीट है। प्रैक्टिकली क्या होगा कि एक लाइट रे ऐसी भी होगी जो सेम मीडियम में वापस आ रही होगी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियली, कौन सी रे है ये? पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना? और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये एंगल आई पे ही होगी, देखो ध्यान से। तो पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन, प्रैक्टिकली ये दोनों फिनोमेना होते हैं। बट अब ये है कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन पे फोकस करते हैं तो इसको नहीं बनाते हैं, या जब हम लोग रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं तो रिफ्रैक्शन हटा देते हैं। मतलब हमारा फोकस किस पे है, रिफ्रैक्शन पे है या रिफ्लेक्शन पे है? बट प्रैक्टिकली दोनों ही एक साथ हो रहे होते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना? तो ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगी हमको और पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे भी मिलेगी, और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और डेफिनेटली हम ये बात बोल पाएंगे कि आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, ठीक है? पहला पॉइंट। अब ये बताओ कि अगर हम एंगल आई को इंक्रीज करते हैं और फर्दर, तो आर भी इंक्रीज होगा? क्यों भाई? यस सर। जब हम एंगल आई को इंक्रीज करेंगे, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, when angle of incidence I is increased, तो R भी इंक्रीज होगा। तो अब ये बताओ अगर हम दोनों को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो पहले 90 डिग्री कौन पहुंचेगा? पहले आर। 90 डिग्री पहले R पहुंचेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ठीक है? तो मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ, और उस डायग्राम में मैं क्या करूंगा कि R को 90 डिग्री ले रहे हैं। तो सपोज ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे और इसका आर का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, लेकिन आई उस वक्त 90 नहीं पहुंचा होगा, पहले आर पहुंचेगा, तो आई 90 नहीं है, ध्यान से देखो तो, ठीक है? अच्छा, आई का जो वैल्यू होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको हम लोग बोलते हैं आईसी। व्हाट इज आईसी? आईसी इज कॉल्ड क्रिटिकल। आईसी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। IC is called critical angle of incidence when angle of refraction is 90 degree, ठीक है? एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। अब ये बताओ कि फर्दर अगर हम ये आईसी की वैल्यू निकालनी हो सपोज, तो इधर का मीडियम μ1 है, इधर का मीडियम μ2 है, या इसको एक काम करते हैं, इधर का मीडियम लिखते हैं म्यू डेंसर और इधर को लिखते हैं म्यू रेयर, आर फॉर रेयर डी फॉर डेंसर। तो अगर इसमें हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलेगा इसी सिचुएशन में, सेकंड फिगर में, यूजिंग स्नेल्स लॉ? तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू डी इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। तो यहाँ से साइन आई सी की वैल्यू क्या आएगी? क्या ये म्यू आर अपॉन म्यू डी आएगी, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर? तो यहाँ से आई सी का वैल्यू हमको मिल गया, आई सी इज साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है छोटा सा जो ध्यान रखना है हमको। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई
म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। ठीक है, और फिर इसमें सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि when angle of incidence is further increased, when angle of incidence is further increased such that now I is greater than IC, मतलब अगर हम IC से भी अब बढ़ा दें तो अब ये बताओ कि R तो 90 से अब और नहीं बढ़ सकता ना, R तो मैक्सिमम हो गया, दिस इज द फाइनल रिफ्रैक्शन रे, मतलब इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद क्या होगा, व्हेन I इज ग्रेटर देन IC, तब जो फिनोमेना हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा इस केस में, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बाद क्या होगा कि रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन। और हम इस केस में बोलेंगे, सीधे ये बात बोल सकते हैं इस केस में कि इस केस में कोई भी लाइट रे, नो लाइट रे इन मीडियम 2, मीडियम 2 में कोई भी लाइट रे नहीं जाएगी, तो सारी की सारी लाइट रे मीडियम 1 में जा रही है। और ये वाली जो लाइट है ये पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं 100% रिफ्लेक्शन, पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और 100% को ही हम लोग बोलते हैं टोटल। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम है, तो इसका मतलब नाम कैसे पढ़ा, टोटल वर्ड का क्या मतलब है, टोटल वर्ड का मतलब है दैट 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन मीडियम 1, नो लाइट इज गोइंग इन मीडियम 2। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो है ही। एंड व्हाई इंटरनल, तो इंटरनल इसलिए क्योंकि जो लाइट है वो मीडियम 2 में जा ही नहीं रही है, मीडियम 1 में इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो अब ध्यान रखना, इस केस में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो अब स्नेल्स लॉ का कोई काम नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में स्नेल्स लॉ का कोई भी काम नहीं, खत्म। तो ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, बस ये दो हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो है कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन critical angle of incidence. What is critical angle of incidence? Critical angle of incidence is sin inverse mu rarer upon mu denser. देखो नोट करो यहाँ पे बस। Sir, हाँ, why it is not applicable for rarer to denser medium? because in case of rarer to denser medium, angle R will be lesser than angle of incidence. So when we increase angle of incidence, when we increase angle of incidence, I will reach 90° earlier than angle of refraction. Yes, sir. Got, sir. So it is applicable only if light is moving from denser to rarer. बहुत सिंपल है एंड इट हैज मेनी एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ध्यान से नोट कर लो, कुछ डाउट है बताइए।
देखो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं। सपोज it is a glass prism, mu is suppose 1.5 and this angle is theta. Light is incident normally on this face AB. Normally on this face AB. बाहर एयर है तो हमको फाइंड करना है, फाइंड कंडीशन ऑन एंगल थीटा such that TIR means total internal reflection occurs at face AC. देखिए इसको ट्राई करिए, मैं 2 मिनट में वापस आया। हाँ यस, अब इसमें ये बताओ पहले तो, ये जो फेस AB पे लाइट आ रही है परपेंडिकुलर टू फेस AB, ये AB पे रिफ्रैक्शन होगा या अनडेविएटेड आगे निकल जाएगी? अनडेविएटेड आगे निकल जाएगा। अनडेविएटेड आगे निकल जाएगी, क्यों? बिकॉज़ सर परपेंडिकुलर है। I की वैल्यू 0 है तो R भी 0 होगा, ठीक है ना? तो ये लाइट रे तो अनडेविएटेड हो जाएगी, तो कोई एक ड्रॉ कर ली मैंने। अब जब ये दोबारा इस फेस पे इंसिडेंट हुई है तो क्या होगा, देखो जहां भी इंसिडेंट हुई है हमको वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया नॉर्मल। तो अभी बताओ नॉर्मल के साथ एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि जो भी कंडीशन है वो हम इसी पे लगाएंगे, तो ये एंगल कितना होगा? अब ध्यान से देखो, तो ये थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बताइए। यस सर। तो ये वाला एंगल कितना बचा फिर? ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब हम चाहते हैं कि इसका यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा, क्या कंडीशन है? एक कंडीशन तो है कि लाइट रे डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि बाहर एयर है और अंदर ग्लास है, तो डेंसर टू रेयरर तो जा रही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आएगा? तो आईसी की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अब यहाँ पे म्यू रेयरर कौन सा मीडियम है? म्यू रेयरर क्या एयर है? एयर। और म्यू डेंसर कितना है? म्यू डेंसर ग्लास है, यानी 1.5। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 2/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा शुड बी लेस देन 90 माइनस साइन इनवर्स 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन। बोलिए, क्लियर है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। यस सर।
ठीक है ना। और इसके एप्लीकेशंस में बढ़ते हैं फिर हम लोग धीरे धीरे। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट a point source of light kept inside water. A point source of light kept inside water. तो सपोज कोई पूल है या लेक है, वॉटेवर, ठीक है, और उस पूल के अंदर, अब ये भी है तो वैसे प्रैक्टिकल फिनोमेना ही, बट इसको देखने के लिए स्कूबा डाइविंग में जाना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा ये। तो कभी जाना तो देखना। सपोज क्या है, इसके अंदर एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स है लाइट का, ध्यान से देखो, बाहर एयर है और अंदर वाटर है, ठीक है। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हुआ है, अभी हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो ये बताओ, इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है, जो बाहर आ रही है लाइट, एक्चुअली पॉइंट सोर्स से तो लाइट चारों तरफ आ रही होगी ना, पॉइंट सोर्स इज एमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन लाइट विच इज कमिंग आउट इन एयर, एयर में जो बाहर आ रही है। तो अब ये बताओ, एयर में जो बाहर आ रही है, क्या ये एक लाइट रे तो ऐसे आ रही होगी जो अनडेविएटेड आ रही होगी, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 होगा। अच्छा ये बताओ कि जो दूसरी वाली इसके आसपास वाली लाइट रेज होंगी, जैसे कि ये वाली लाइट रे, तो ये लाइट रे जब बाहर आएगी तो क्या थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, बताना। Yes, और sir. उससे और आगे बनाए, उससे और आगे बनाए तो थोड़ा और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ऐसे। इसी तरह से एक लाइट रे ऐसी भी होगी जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्यों भाई, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही इस तरफ भी होगी, यही सेम सिचुएशन इस तरफ भी होगी, कि इस तरफ भी एक लाइट रे ऐसी होगी जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी जो लाइट रेज हैं वो बाहर आ रही हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, इसके अलावा जो लाइट रेज हैं वो बाहर नहीं आएंगी, क्यों? बाकी जो लाइट है वो बाहर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी बाहर, बताइए। Because of sir, I will exceed IC. आई विल एक्सीड आईसी, वेरी गुड। तो ये वो लाइट है जिसके लिए आई आईसी के जस्ट इक्वल है ना, लास्ट है ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज द लास्ट रे विच इज कमिंग आउट एंड दिस एंगल इज आईसी, दिस एंगल इज आईसी। तो क्या ये भी बोल सकते हैं दैट लाइट इज कमिंग आउट, अगर हम लोग बाहर खड़े हैं पूल के बाहर, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो पूल का अपर सरफेस है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा होगा, शेप क्या होगी इसकी, ये ब्राइट स्पॉट बनेगा। ब्राइट स्पॉट बनेगा ना एक, तो हमको ऐसा लगेगा कि एक ब्राइट स्पॉट उसके सरफेस पे है, ठीक है। तो हमारे सामने कई बार इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें इस ब्राइट स्पॉट का रेडियस फाइंड करना है, और हमको ये डेप्थ दिया हुआ है, मतलब ये वाली जो डेप्थ है ये हमको गिवन है, और हमको ये वाला जो रेडियस है ये फाइंड आउट करना है। तो क्या किया जाए इसके लिए? तो इसके लिए इस डायग्राम में तो बहुत सारी लाइट रे हो गई, दूसरा बना के दिखाता हूं। क्या करेंगे, एक लाइट रे हम ऐसी ड्रॉ करते हैं जिसके लिए एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे ये एंगल है आईसी के इक्वल, ये वाला एंगल आईसी के इक्वल है। तो क्या ये वाला एंगल भी आईसी होगा, देखिए ध्यान से, और इस रेडियस को हम लोग आर बोल रहे हैं, ये वाला रेडियस, और ये जो पॉइंट सोर्स है ये मान लेते हैं कि एच डेप्थ पे रखा हुआ है। तो जरा बताएंगे कि आईसी की वैल्यू क्या होगी पहले, तो आईसी कैसे निकालेंगे, तो आईसी या साइन आईसी को क्या लिखेंगे, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। व्हाट इज म्यू रेयर इन दिस केस, 1,
एंड व्हाट इज म्यू डेंसर? म्यू डेंसर इज म्यू। तो साइन आईसी की वैल्यू निकल के आई 1/म्यू। और आप जरा इस ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल में आर और एच में और आईसी में क्या रिलेशन आएगा? tan का tan का आएगा। फ्रॉम ट्राइंगल वी कैन से दैट tan IC इज इक्वल टू R/H। बोलिए, tan IC इज इक्वल टू R/H। अब मुझे ये बताओ, ये बात मालूम है, साइन IC अगर 1/म्यू है तो tan IC कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यों भाई, हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें ये वाला एंगल आईसी हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? तो इसका बेस हो जाएगा म्यू स्क्वायर -1। तो इस ट्रायंगल से tan IC कितना आएगा? tan IC का वैल्यू आएगा, देखिए ध्यान से, कितना आएगा? 1/√ऑफ म्यू स्क्वायर -1। और tan IC उस ट्राइंगल से हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा R/H। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है, ये ध्यान रखना, दैट R इज इक्वल टू √ऑफ R इज इक्वल टू H/√ऑफ म्यू स्क्वायर -1। ये किसका रेडियस निकाला है हम लोगों ने? क्यों भाई? सर वो जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है ना, उसका रेडियस निकाला है। अच्छा, अगर कोई हमसे ये पूछता है क्वेश्चन में कि एक हमको, हमारे पास एक ओपेक डिस्क है, वी हैव एन ओपेक डिस्क एंड वी वांट टू कीप दिस डिस्क ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सच दैट नो लाइट रे कम्स आउट, सो व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ डिस्क? if an opaque disk of radius is kept on water surface, then no light from source will come out। बोलिए, क्या फिल करना चाहिए? सर सेम रेडियस होगा क्या? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। सर सेम रेडियस होगा? यही सेम रेडियस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक डिस्क रख देते हैं जिससे कि ओपेक डिस्क, तो इट विल नॉट अलाउ एनी लाइट। तो बाकी जगह से तो लाइट बाहर वैसे ही नहीं आ रही है, और जो जहां से आ रही थी उसके ऊपर हमने डिस्क रख दिया, तो यही वाला रेडियस होना चाहिए R। ठीक है ना? तो इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा कई सारे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? all other light rays are internally reflected back in the medium। बोलिए, पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? बताइए ध्यान से। यस सर। कोई भी छोटी से छोटी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। सर ये हेंस जो आपने लिखा है tan IC, वो से बता देखो, साइन आईसी का वैल्यू 1/म्यू, ठीक है ना? तो अगर हमें साइन थीटा मालूम है तो टैन थीटा कैसे निकाल सकते हो? तो उसका तरीका मैं ये कह रहा हूँ कि साइन थीटा मालूम है, टैन थीटा निकालना है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को 1 कर दिया, हाइपोटेन्यूज को म्यू कर दिया, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यूजिंग पाइथागोरस? और टैन आईसी को क्या लिखेंगे? टैन आईसी को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस ये, तो ये इसके इक्वल हो गया। यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखते हैं, नोट कर लिया ना? Yes, sir. नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखेंगे, among 7 colors of white light। ये तो मालूम है व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, क्यों भाई, कौन कौन से हैं? Sir, Vibgyor. विबग्योर, ठीक है ना? तो विबग्योर में लैम्डा मालूम है सबको, क्यों भाई? जैसे वॉयलेट का लैम्डा होता है 400 400 नैनोमीटर unit. और रेड का 750. 700 750, सब बुक्स में थोड़ा, अब वही है ना, रेड भी कोई एक रेड थोड़े ना होता है, ब्राइट रेड, डार्क रेड, ठीक है ना? तो 700 ले लेते हैं, उस वैसे ही समझने के लिए केवल ले रहे हैं, वैल्यू पे नहीं जाओ, ठीक। इसका लैम्डा मैक्सिमम है और इसका लैम्डा मिनिमम है। अब एक और बात ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम decreases with increase in wavelength of light, wavelength of light। हालांकि ये एक रिलेशन है जो हायर लेवल पे बोलते हैं कॉशीज रिलेशन, बट इसकी जरूरत नहीं है, बस खाली नोट कर लो। कॉशीज रिलेशन की जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो थोड़ी अलग ही है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? हमें बस इस इक्वेशन से ये समझना है कि अगर लैम्डा को हम इंक्रीज करेंगे तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो क्या ये बात यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वॉयलेट कलर का म्यू होगा, वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा और रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मिनिमम होगा? बोलिए। इतनी बात आप याद रखो, दैट वॉयलेट का म्यू सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम है, और रेड का म्यू सबसे ज्यादा होगा क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड का म्यू सबसे कम होगा क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ध्यान रहेगा इतना? अच्छा, अब इसका मतलब अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग है। तो अभी बताओ कि अगर म्यू अलग अलग है तो क्या इन कलर्स के लिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के बारे में क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्रिटिकल एंगल एयर के रिस्पेक्ट में होता है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि आईसी फॉर वॉयलेट कलर, आईसी फॉर वॉयलेट कलर मिनिमम होगा और आईसी फॉर रेड कलर मैक्सिमम होगा। तो अब ये बताओ कि अगर कोई भी लाइट किसी मीडियम पे पड़ रही है रिफ्रैक्शन के लिए, डेंसर टू रेयरर, व्हाइट लाइट है मान लो, तो व्हाइट लाइट में कौन से कलर का टीआईआर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वॉयलेट की या रेड की? क्या लगता है? एक जनरल बात अगर पूछ ली जाए, कौन सा कलर पहले टीआईआर होगा, वॉयलेट या रेड? Violet. वॉयलेट होगा, कैसे बताया? सर वो वॉयलेट आईसी के कम लिए है ना क्रिटिकल उसका. एंगल कम है, अगर क्रिटिकल एंगल कम है तो इसका मतलब है कि उसके टीआईआर होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो अब अल्टीमेटली फाइनल तुम एक बात ये याद रखना, जैसे कभी कलर्स कंपेयर करने के लिए आएंगे विबग्योर, तो उसमें ध्यान रखना कि अगर हम रेड कलर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे याद रखो, आर फॉर रेड कलर, आर फॉर रिफ्रैक्शन, याद रहेगा ना? और इस तरफ जाएंगे अगर हम, तो हम लोग बोलेंगे इसको पॉसिबिलिटी ऑफ टीआईआर। बोलिए, ये छोटी सी बात याद रहेगी तो इससे कई सारे क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टीआईआर। आर फॉर रेड कलर, आर फॉर रिफ्रैक्शन, याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, देखो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। एक प्रिज्म है जिसके अंदर व्हाइट लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। कहाँ से एंटर हो रही है? ये पॉइंट ओ से एंटर हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस व्हाइट लाइट में सब कलर्स अलग अलग हो जा रहे हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो हमें अंदाजे से ये बताना है कि कौन सा कलर, कौन सा नंबर किस कलर के करस्पॉन्डिंग है एबीसीडी में से। एबीसीडी में से कौन सा कलर किसके करस्पॉन्डिंग है? 4 कलर हैं इसमें, कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। और इस बात का इसको करने के लिए हमको केवल इतनी बात दिमाग में रखनी है कि अगर हम कभी कलर्स कंपेयर कर रहे हैं तो कौन से कलर का रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और कौन से कलर के लिए टीआईआर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों भाई? ए ब्लू होगा। सर सी वाला ब्लू होगा। सी वाला ब्लू होगा, ये कलर ये करेक्ट है। और डी ग्रीन। डी ग्रीन होगा, ये भी करेक्ट है। सर ए हो, ए येलो ना सर। ए रेड होगा बेटा, देखो रेड और येलो बाहर आ रहे हैं ना, ये तो समझ में आ गया। तो ये बताओ कि टीआईआर की तैयारी कौन पहले कर रहा है, बी कर रहा है या ए कर रहा है? बी कर रहा है। बी कर रहा है ना, तो बी पहले तैयारी कर रहा है टीआईआर की, तो येलो होगा। येलो और रेड में कंपेयर करेंगे तो यस सर। ए रेड होगा, बी येलो होगा, ठीक है, सी ब्लू होगा और डी ग्रीन होगा। बताइए, अभी कुछ लोग नहीं कर पाए इसको। कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले ये जो व्हाइट लाइट अंदर गई है, ध्यान से देखना, ये व्हाइट लाइट अंदर गई, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, सबसे पहले 2 कलर्स ऐसे हैं जिनका टीआईआर हो गया पॉइंट पी पे, है ना, और 2 कलर्स ऐसे हैं जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब ये बताओ कि इन 4 में से कौन से 2 होंगे जिनका टीआईआर होगा। तो अब इन 4 में ये 4 कौन कौन से हैं इसमें देखा जाए तो भाई, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और रेड है। तो कौन से 2 ऐसे होंगे जिसका टीआईआर होगा? क्यों भाई? तो ये दोनों होंगे जिसका टीआईआर हो जाएगा पहले, और ये 2 होंगे जिनका रिफ्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं, बताइए पहले तो। यस सर। अब हमें कंपेयर करना है कि रेड और येलो में से ए और बी में से कौन रेड है, कौन सा येलो है। तो आप ऐसे देखो कि ए और बी में से कौन टीआईआर की तरफ पहले बढ़ रहा है। क्यों भाई? तो जो 90 डिग्री पहले आ रहा है वो टीआईआर की तरफ पहले है ना। तो रेड और येलो में से कौन टीआईआर की तरफ पहले होगा? येलो होगा। तो इसलिए मैंने बी को येलो बोल दिया। अब बी येलो हो गया तो ए रेड हो गया। अब इसी तरह सी और डी में कंपेयर कर लेते हैं। सी और डी तो आसान है निकालना ना। ब्लू और ग्रीन में से अगर एक का टीआईआर हो रहा है और एक का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सी वाला ब्लू होगा क्योंकि इसका टीआईआर हो गया, और डी वाला ग्रीन होगा। नहीं समझ में आया क्वेश्चन ये? समझा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना।
भाई देखो इसमें मैंने ये बोला कि कौन से 4 कलर हैं, पहले ये देखो रेड ग्रीन येलो ब्लू, तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ TIR है, और इस तरफ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आया कि जब ये लाइट यहाँ हिट करी P पॉइंट पे, तो इसमें से 2 कलर इधर निकल गए, कौन कौन से, C और D, और 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो TIR इन 4 में से कौन से 2 का होगा? तो TIR वाली तरफ कौन से 2 हैं? ये दोनों TIR की तरफ हैं, ब्लू और ग्रीन। तो ये ब्लू और ग्रीन इधर आ जाएंगे, तो येलो और रेड बाहर निकलेंगे। तो येलो और रेड में से रेड वाला जो है वो नॉर्मल की तरफ होगा, और ब्लू वाला जो है वो TIR की तरफ, ये ब्लू बी जो है येलो वाला जो है ये TIR की तरफ होगा। तो बी को हमने येलो बोल दिया, ए को रेड बोल दिया। अब ये जो C और D आगे बढ़े थे, तो C और D मतलब कौन से, ब्लू और ग्रीन, तो किसका TIR होगा और कौन सा रिफ्रैक्शन होगा? अगर हमें ब्लू और ग्रीन में कंपेयर करना है तो ग्रीन का रिफ्रैक्शन होगा, ब्लू का TIR होगा। नहीं आया अभी भी? क्यों भाई? आ गया सर। आ गया, ठीक। और देखो इसके एप्लीकेशन, और क्या क्या एप्लीकेशन है। और इसका एक एप्लीकेशन तो है स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। डायमंड तो सबने सुना ही है। तो डायमंड की खास बात क्या है? डायमंड की खास बात डायमंड का ब्रिलियंस है, जो नॉर्मल ग्लास से ज्यादा है। तो अब ये समझते हैं कि भाई ज्यादा क्यों है। ऐसा कैसे है कि डायमंड जो है वो नॉर्मल ग्लास के टुकड़े से ज्यादा कैसे चमकता है? तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। ठीक है, वेरी हाई का मतलब है, ऐसे समझ लो कि म्यू जो है उसका टेंडिंग टू 2 है। ठीक है, हेंस क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज स्मॉल। यानी इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो ऐसे समझ लो 30 डिग्री से भी कम ही होता है, क्योंकि वो 2 से भी ज्यादा होता है, तो ये 30 डिग्री से भी कम ही होता है। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ग्लास के टुकड़े को और डायमंड को कंपेयर करेंगे तो डायमंड में TIR होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, अब डायमंड में होता क्या है, अब आपने अच्छा ये भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि डायमंड किसी भी शेप का हो तो वो ब्राइटनेस शो करेगा, ऐसा नहीं है। डायमंड की ना स्पेसिफिकली आप ऐसे समझ लो कि लोग इस पे डिग्री करते हैं इन कटिंग ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड की कटिंग कैसे की जाए, ठीक है, सच दैट कि डायमंड के अंदर मल्टीपल टाइम्स TIR हो। अब होता क्या है कि लेट से कि लाइट जो है वो किसी एक डायरेक्शन से आ रही है डायमंड के अंदर, तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब रिफ्रैक्ट होगी तो कुछ लाइट इधर पड़ेगी, तो अगर इधर पे उसका TIR हो गया तो हो सकता है कि लाइट इधर से बाहर निकले, या हो सकता है लाइट रे इधर से बाहर निकले। कहने का मतलब ये है कि डायमंड के अंदर मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि लाइट रे अंडरगोज मल्टीपल internal reflections and may come out from different faces। तो अलग अलग लाइट रे ऐसा हो सकता है कि अलग अलग फेस से बाहर आ रही होंगी। अब ऐसे इमेजिन करो कि अगर हर फेस से लाइट बाहर आ रही होगी तो हमको ऐसा लगेगा ना कि डायमंड के अंदर खुद का पॉइंट सोर्स है, नहीं लगेगा ऐसा? क्यों भाई? कोई लाइट रे हो सकता है कि एक रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ जाए, कोई 2-3 रिफ्लेक्शन के बाहर आए, मतलब जा रही है लाइट एक ही डायरेक्शन से। रात में ही ज्यादा चमकता है वो, सनलाइट में इतना नहीं शाइन करेगा।
क्योंकि सनलाइट में अमाउंट ऑफ लाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। नाइट में उसका ब्रिलियंस सबसे ज्यादा होगा व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल डायरेक्शन। तो अगर लाइट एक सिंगल डायरेक्शन से आ रही है तो जब वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि हर तरफ से लाइट बाहर निकल रही है। अब क्योंकि हर तरफ से बाहर निकल रही है तो इट अपीयर्स कि देयर इज सम सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड द डायमंड, तो विच इज द रीजन ऑफ इट्स ब्रिलियंस एंड स्पार्कलिंग। थोड़ा बहुत उसको हम उसकी जगह पे घुमाते हैं तो क्या उसका ब्रिलियंस चेंज होता है ना, क्यों भाई? उसको हम थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं, इधर उधर डायरेक्शन में ले जाते हैं तो भी उसका ब्रिलियंस चेंज होता है ना। Yes. तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उससे क्या चेंज होगा? अभी तो आपको क्लियर है ना क्यों ऐसा हो रहा है? क्लियर है डायमंड? बोलिए। Yes, sir. और देखिए, और इसका एक नेचुरल फिनोमेना है, मिराज एंड लूमिंग। मिराज एंड लूमिंग, and mirage and looming basically both phenomena are a type of optical illusion. ऑप्टिकल इल्यूजन तो मतलब समझ में आता ही है, ऑप्टिकल क्योंकि ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज मिराज एंड व्हाट इज लूमिंग, मालूम है किसी को? सर वो रोड पे थोड़ा वाटर मतलब सर दिखता है, पानी टाइप, अगर एक्चुअल में होता नहीं है। जब हैवी समर्स हो सपोज, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर हो, तो ऐसा आपने फील किया होगा। अगर मान लो कि वो रोड बहुत दूर तक खाली है, मतलब कहने का मतलब बहुत दूर तक विजन होना चाहिए, बीच में ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, तो हमको ऐसा लगता है कि वो रोड के बीच में कहीं पानी ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा इट अपीयर्स कि रोड के बीच में कुछ पानी पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां कोई पानी नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिराज। और मिराज क्या है, ये उसका एक डायग्राम मैंने आपके सामने उठाया है। मिराज में क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है ऑब्जर्वर, तो इसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई तो दे रहा है। अब मिराज में क्या होगा, मिराज में क्या होगा कि जो हॉट एयर है, क्या हॉट एयर का डेंसिटी कम होगा और कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा। तो कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा है तो ये हो गया एक तरह से डेंसर मीडियम, और जो एकदम ग्राउंड के पास में एयर है वो हो गई रेयरर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, देखो ध्यान से, तो डेंसर से रेयरर जाने में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अगर इतना ज्यादा चेंज आ जाए कि वो एंगल 90 हो जाए, मतलब इतना ज्यादा चेंज हो जाए डेंसर टू रेयरर कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे, है नहीं है? तो ये लाइट रे सीधे तो पहुंच ही रही है लाइट रे, और एक लाइट रे ऐसे भी पहुंच रही है। तो ये जो ऐसे पहुंच रही है ना लाइट रे, जब हम इसको बैक ट्रेस करेंगे तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इस पेड़ का यहाँ पे कुछ इमेज बन रहा है, देखो लगेगा ऐसा। और क्योंकि उसको इमेज लग रहा है तो अब हमारा माइंड ये तो कहेगा नहीं कि भाई बीच में प्लेन मिरर है, तो हमको ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा पानी पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पे ट्रैवल करके जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता है। सो दिस इज मिराज, ठीक है। एंड लूमिंग क्या है, लूमिंग भी इसी का जस्ट अपोजिट है। लूमिंग कहाँ देखने को मिलेगा? डिजर्ट्स में। डेजर्ट्स में तो ये दिखेगा ना, डेजर्ट में तो ये दिखेगा मिराज। लूमिंग हमको मिलेगा देखने को कहाँ पता है? ऐसे रीजन में जहाँ बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाटर हो, कोल्ड हो तो वाटर में ही देख सकते मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लूमिंग। क्योंकि वहां क्या होगा कि वाटर कोल्ड होगा, तो वाटर जब कोल्ड होगा ना तो वाटर के पास वाली जो एयर होगी वो डेंसर होगी, और ऊपर जो वार्मर एयर है वो रेयरर होगी, देखो। तो लाइट रे क्या होगी कि जो लाइट इसके पास पहुंच रही है, एक शिप है तो शिप से डायरेक्ट लाइट तो पहुंच ही रही है, लेकिन शिप से क्या होगा कि एक ऐसे लाइट रिफ्रेक्ट होके भी पहुंच रही है, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। हालांकि ये इमेज इसने ये डायग्राम तो मैंने इंटरनेट से ही उठाया है, ये गलत बना हुआ है, उल्टा बनेगा ना इमेज,
उल्टा होगा इसका ना, जैसे यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, प्लेन मिरर में इमेज है ना, तो मिरर में जो इमेज होगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी, तो उसको इग्नोर मार दो, खाली ये समझ लो कि एक इमेज दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकल इल्यूजन कॉल्ड लूमिंग। देखिए बताइए, दोनों चीजें क्लियर है? Yes, sir. बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, और एक जो मोस्ट वाइडली यूज्ड, डायमंड तो है ही है वाइडली यूज्ड, बट जो कहा जाए कि एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। सुना है इसका नाम? Yes, sir. हाँ Yes, सुना है, सर 12th में पढ़ा था। 12th में पढ़ा था। इंटरनेट केबल। इंटरनेट जो अभी आपने देखा भाई कि पिछले 2-3 सालों में ना बहुत तेजी से बढ़ गया ना इंटरनेट का स्पीड, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का डेटा ट्रांसमिशन का टेक्निक है जिसमें हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कैसे यूज करते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है, ये दो चीजें हम लोग समझते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं, देखो नॉर्मल केबल में जो पुरानी वाली केबल्स होती थी ना, उनमें क्या होता था कि एक्चुअल करंट भेजते थे। अच्छा, एक्चुअल करंट भेजते थे, उसको डेटा में कन्वर्ट करते थे, तो क्या होता था कि कुछ ना कुछ करंट की वजह से लॉस होता था। अब करंट की वजह से लॉस होगा I²R वाला, तो क्या होता था कि एक एंड से जो डेटा भेजा गया है दूसरे एंड पे कंप्लीटली नहीं पहुंचता था, डेफिनेटली उसमें से कुछ अमाउंट लॉस हो जाता था। ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में वो जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ 1 0 और व्हाटएवर, उस डेटा को हम लोग वेव में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। अब ये समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा, एक इंटरनल केबल है, देखो ध्यान से, और एक उसका कवर है? जो इंटरनल केबल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और जो बाहर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अच्छा, जो कवर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है n1 से, जिससे कि जो अंदर वाला मीडियम है वो कैसा हो, डेंसर, और ये जो बाहर वाला कवर है ये कैसा मीडियम हो, ये रेयर हो। अब क्या होता है कि कोई भी लाइट रे जिसको हम इधर से भेजते हैं, एंटर कराते हैं डेटा को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, व्हाटएवर, तो ये लाइट रे जब अंदर की तरफ जाएगी तो क्या ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी? क्यों भाई, ये लाइट रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि बाहर तो एयर है। और जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो ये दोबारा से इंसिडेंट होगी कर्व्ड सरफेस पे, देखो ध्यान से। और जब ये कर्व्ड सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो ये डेंसर टू रेयरर, अब ये डेंसर टू रेयरर जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम n1 और n2 की वैल्यूज को इस तरह से सेलेक्ट करें कि इसका डेफिनेटली TIR हो जाए, तो क्या होगा, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ऐसे समझ लो कि इस केबल के एक एंड से हमने डेटा एंटर किया और वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू दूसरे एंड पे पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो एक तरह से लॉसलेस टेक्निक है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर, और तुमने कहा पता नहीं, पहले मैंने तो 1-2 लैंप देखे हुए हैं इस तरह के, टेबल लैंप टाइप के, जिसमें फाइबर्स लगे होते थे, तो उसमें बीच में एक छोटा सा बल्ब होता था, और वो जो फाइबर्स होते थे उन फाइबर्स के एंड ग्लो करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, तो उसमें वो जो फाइबर ही यूज करते हैं, वो टेबल लैंप ही था ऑप्टिकल फाइबर टाइप का। तो उसमें क्या था कि सोर्स एक था, लेकिन बाकी सारे जो फाइबर्स थे उनके एंड पे जो लाइट आ रही है
that is because of total internal reflection through those fibers. बट ये तो खैर ऑप्टिकल फाइबर तो आपने होंगे सुना ही है ना, क्यों भाई? सर इसमें करंट का कोई रोल नहीं होता? इसमें करंट का फ्लो नहीं होता बेटा। आपके घर में अगर मतलब वो लगा हुआ है ब्रॉडबैंड, कौन सा ऑप्टिकल फाइबर वाला, आजकल जियो का तो है ही है, जियो एयरटेल का ब्रॉडबैंड जो भी है 100 Mbps के ऊपर वाला है तो ऑप्टिकल फाइबर ही है। तो अगर आप उसमें देखो तो जो केबल आपके घर के अंदर आ रही है ना, उस केबल में लाइट के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। और उसमें क्या है ना कि जैसे उसमें जनरली ये बोलते हैं कि वो जो केबल है ना उसको मोड़ो नहीं, मतलब ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है ना उसके अंदर से इस तरह से। तो आप देखोगे कि अगर उसको आपने मोड़ दिया ऐसे, मान लो इस तरह से ट्विस्ट कर दिया, तो आप देखोगे आपकी इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाएगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, इतना शार्प टर्न नहीं ले पाएगी। अब करने मत लगना नहीं पता चला इंटरनेट डाउन हो जाए, ठीक है ना? जी जी सर। बट कभी जो लगाने आया होगा सर्विस इंजीनियर, तो उसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो देखना कि उसके अंदर लाइट होती है, रेड कलर का डॉट दिखता है, मतलब उसमें लाइट दिखी है तो इसलिए रेड यूज करते हैं, तो रेड दिखता है उसमें। कई जगह यूज हो रहा है अब तो ऑप्टिकल फाइबर। ऑडियो सिस्टम भी आ रहे हैं ना, अच्छे ऑडियो सिस्टम, वो जो टीवी से कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर। अब वो पुराना वाला पिन नहीं यूज होता है, 3 पिन प्लग वाला, वो नहीं यूज होता है, अब ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। तो उसमें भी एंड पे एक छोटा सा डॉट बना होता है, तो वो रेड दिखता है अगर एक साइड कनेक्ट कर दो तो। ओके सर। फिजिक्स हमारे चारों तरफ है, जिधर देखोगे उधर ही है, ठीक है? तो अब इसमें ना इस पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं समझने के लिए, ये तो मैंने 3D फिगर समझने के लिए बनाया, कैलकुलेशन के लिए एक दूसरा बनाते हैं। तो मान लो कि ये ऑप्टिकल फाइबर मैंने एक ली है, क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने इसका, और ये हो गया अंदर वाला मीडियम N1 और ये हो गया N2, ठीक है? और हम लाइट रे को इधर से भेजने वाले हैं। तो लेट से हमने इसको अल्फा एंगल से भेजा, बाहर एयर है। अच्छा, जब इधर जाएगी तो क्या ये वाला एंगल R होगा? क्यों भाई? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी ना। लेकिन जब N1 से N2 में जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं 90 माइनस R। बोलिए ये क्लियर है 90 माइनस R कैसे लिखा है? और हम इस पॉइंट पे चाहते हैं कि इस पॉइंट पे डेफिनेटली TIR हो जाए। तो TIR होने के लिए क्या कंडीशन लगाई जाए? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट पे जहां से एंट्री कर रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या मिलेगा? यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो बाहर 1 है तो 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू N1 इंटू साइन आर। तो देखो आपको यहाँ से साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी साइन अल्फा अपॉन N1। ये ठीक है, ये स्नेल्स लॉ मैंने कहाँ पे लगाया है? इस पॉइंट पे, ठीक है ना? अब इस पॉइंट पे हम TIR की कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन ऑफ TIR क्या है? TIR एट P, ये P पॉइंट है। स्नेल्स लॉ एट O, ये O पॉइंट है। तो P पॉइंट पे कंडीशन ये होगी कि 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन साइन IC। साइन 90 माइनस R क्या होगा? कॉस R। और साइन IC की वैल्यू क्या लिखेंगे? साइन IC की वैल्यू लिखेंगे रेयरर, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। बोलिए बताओ पहले, ये तीनों स्टेप क्लियर है? ठीक है। अच्छा, साइन R कॉस R ग्रेटर देन N2 बाई N1 है, तो इसको साइन R में कैसे कन्वर्ट किया जाए? कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों भाई? अगर हम इसको साइन R में कन्वर्ट करेंगे तो हमको लिखना चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। और ये जो इनइक्वालिटी है ये भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, जबकि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो उल्टा है रिलेशन। अगर कॉस को हम बोल रहे हैं कि कॉस बड़ा हो तो इसका मतलब है कि साइन छोटा होना चाहिए। उल्टा है ना रिलेशन। साइन आर की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन n1 शुड बी लेस देन, और ये भी ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये भी यही बन जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। तो ये n1 कैंसिल होके यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट साइन अल्फा शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो अल्फा लेस देन साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। बोलिए सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नोट कर लो आप, एक बार फिर से कर रहा हूँ एक्सप्लेन। अब थोड़ी मैथ है, बस यही है। देखो इसमें क्या किया है, पहले तो इस पॉइंट पे पहले लगाया है मैंने स्नेल्स लॉ। तो बाहर मीडियम 1 है, अंदर मीडियम n1 है। तो 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 इंटू साइन आर। ठीक है, तो यहां से आपको साइन आर का वैल्यू मिल जाएगा, n1 इधर भेज दिया तो साइन अल्फा अपॉन n1 हो गया। ये क्लियर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन हमको ये लगानी है कि ये वाली जो लाइट रे है इट अंडरगोज TIR एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट P व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट इज 90 माइनस R। 90 माइनस R। सो कंडीशन इज 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने ये लिख दिया 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन IC। ठीक है, अब देखो अगर 90 माइनस R IC से बड़ा हो तो क्या ये बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस R इज ग्रेटर देन साइन IC? क्यों भाई? और साइन 90 माइनस R को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस R। कॉस R की वैल्यू है n2 बाई n1। अब कॉस R से जब साइन R कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको सर लिखेंगे। ये समझा नहीं, कौन सी बात नहीं समझे? ये n2 by n1 कैसे हुआ वो नहीं समझा ये सर।
साइन आईसी की वैल्यू, साइन आईसी हम लोग निकालते हैं ना, कैसे निकालेंगे साइन आईसी? म्यू आर बाई म्यू डी। वही ये तो है, साइन आईसी इज हाँ इक्वल सर, टू हाँ म्यू रेयर हाँ अपॉन सर, समझ गया। यस सर। n2 बाई n1। तो इसकी जगह n2 बाई n1 आया। अब तुमको कंफ्यूजन इस स्टेप में हो सकती होगी कि सर ये स्टेप कैसे आ गया और ये कैसे चेंज हो गया। जी जी। तो अब ये थोड़ा सा देखो मैथ है, इसमें मैंने तुम्हें दो बातें बताई कि कॉस फंक्शन जो है और साइन फंक्शन ये अलग अलग चलते हैं। कॉस का ग्राफ थोड़ा ऐसे होता है, गिरता है, साइन का ग्राफ उठता है ऐसा कि नहीं है शुरुआत में? जी वो जीरो थोड़ा का चलो कॉस जीरो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ हो कि कॉस आर ग्रेटर देन 1/2, बताइए। तो बताओगे मुझे आर क्या होना चाहिए? कॉस आर ग्रेटर देन 1/2 में आर क्या लिखना चाहिए? सर 0 डिग्री से। 1/2। हाँ, 60 कॉस डिग्री इनवर्स देगा। 1/2, कॉस 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है? 60 डिग्री के लिए होता है। 60 क्या डिग्री लिखना होता है, चाहिए? हाँ 60। क्या तो लिखना ग्रेटर चाहिए? देन, ग्रेटर देन या लेस देन? सॉरी लेस देन, हाँ आर की वैल्यू बड़ी होती है। क्योंकि कॉस में क्या होता है ना कि कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा ना जाके, समझ में आई बात? तो जब हम साइन में जी सर। कन्वर्ट करेंगे तो साइन में क्या लिखेंगे? साइन आर लेस देन साइन 60। तो ये हो जाएगा साइन आर लेस देन √3/2। समझ में आई बात? तो ये √3/2 कैसे आया? तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये √3/2 आ जाएगा ना। ये जो किया है यहां से यहां, देखो अब बता दिया मैंने एग्जाम्पल के साथ। जी सर। ठीक है ना? तो ये चाहो तो रिजल्ट याद रखो क्योंकि इसको डिराइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये रिजल्ट ये है कि कोई भी ऑप्टिकल फाइबर में अगर हमें लाइट भेजनी है तो हमको कौन से एंगल पे लाइट भेजनी चाहिए जिससे कि उसका TIR हो। ठीक है? बोलिए। सर वो वाला स्टेप बताइए ना, साइन आर इज लेस देन √1/1 माइनस n2 बेटा मैंने स्क्वायर। ये जो बताया तुम इस पे फोकस करो, ये अपने आप आ जाएगा। ये वाला क्लियर है, ये जो लिखा है? यस सर। तो यही लिखा हुआ है मैंने बस ये कि यहां से यहां डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हमको वैल्यूज नहीं मालूम ना इसकी। तो यहां से यहां डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं? 1/2 से √3/2 कैसे पहुंचेंगे? अंडर रूट में करेंगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यही किया मैंने, अंडर रूट में 1 माइनस यस सर। n2/n1 का होल स्क्वायर। नहीं आया अभी भी? समझा सर, समझा। ठीक है। तो TIR में एप्लीकेशंस तो इतने ही हैं। एक पॉइंट और है छोटा सा, एप्लीकेशन ऑफ TIR तो नहीं है बट हाँ TIR की थ्योरी से रिलेटेड है, तो वो और कवर कर लेते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है। और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I and angle of deviation delta। देखो हम लोगों ने प्लेन मिरर के लिए निकाला था व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I, याद है किसी को? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन (180 - 2i) आया था, 180 - 2i याद है? when light travels from rarer to denser। अभी बताओ कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है
तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? Bend towards normal. टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी larger than angle of refraction, correct? So what is angle of deviation? Angle of deviation कैसे मेजर करते हैं, बताया ना मैंने। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मेजर करते हैं कि इसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि ये कितना बेंड हो जा रही है, ये टर्न कितना हो गई, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मीडियम इज डेंसर, दिस मीडियम इज रेरर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा और इनका जो डिफरेंस है ये भी इंक्रीज होगा। तो आप तो ये ग्राफ ध्यान रखो, कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा तो बना देना, और क्या, क्योंकि उसकी मैथ में थोड़े ना इन्वॉल्व होना है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन में हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। ये वाला ग्राफ जो है ये 0 से स्टार्ट होके इस तरह से इंक्रीज होते हुए यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। और डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 90 माइनस IC। 90 माइनस IC क्यों, जब देखो जब I की वैल्यू 90 होगी तो R की वैल्यू IC के बराबर हो जाएगी, होगी ना। स्नेल्स लॉ रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रू होगा ना भाई, जब इधर से 90 था, इधर से एंगल IC था, तो इधर एंगल 90 था, तो अगर हम इधर से 90 रखेंगे तो इधर एंगल IC हो जाएगा, वाइस वर्सा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, IC के बराबर। तो ये IC होगा और ये 90 है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा तो यहाँ से दिख रहा है ना, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, I माइनस आर, when I is 90 degree then R is IC। बताइए, क्लियर है पॉइंट। और दूसरा केस है when light travels from denser to rarer। अब इसमें क्या है ना, डेंसर टू रेरर में इसमें थोड़ा सा केस है। केस ये है कि TIR तो नहीं हो रहा कहीं, तो इसमें हम लोगों को 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक डायग्राम जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक डायग्राम जिसमें TIR हो रहा है। तो देखिए अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमको मालूम है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, इस केस में R ज़्यादा होगा ना। तो इस बार अगर हम डेल्टा लिखेंगे तो डेल्टा देखो ध्यान से, डेल्टा ये वाला एंगल होगा, दिस एंगल इज डेल्टा। और ये डेल्टा का वैल्यू होगा R माइनस I। ये डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, R माइनस I। और दूसरा केस होगा व्हेन I इज ग्रेटर देन IC। मतलब ये वाला डायग्राम कब तक ट्रू है, व्हेन I इज लेस देन IC। अभी TIR नहीं हो रहा है, अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है। और दूसरा केस, दूसरा केस I इज, बेटा म्यूट कर लो, व्हेन I इज ग्रेटर देन IC। व्हेन I इज ग्रेटर देन IC तो क्या लाइट बाहर जाएगी कि अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो जाएगा, एंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होगा, व्हेन I इज ग्रेटर देन IC। तो इस केस में डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो अगेन निकालने का तरीका वही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे और ये वाला जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। और इस केस में आप ध्यान से देखो तो ये एंगल ऑफ डेविएशन वही आ जाएगा जो हम लोगों ने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था, क्योंकि ये भी तो मिरर जैसा ही हो रहा है। बोलिए, तो इसमें क्या है ना, फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ अलग फंक्शन है, यहाँ अलग फंक्शन है।
तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा अलग टाइप का है और थोड़ा बड़ा भी है उससे। इस केस में क्या होगा कि अप टू TIR मतलब अप टू एंगल IC, लेट्स से दिस इज एंगल IC, तो जब तक IC से छोटा है तब तक ये ग्राफ इसी तरह से इंक्रीज होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और जब IC के बराबर है तो ये 90 माइनस IC होगा वैसे का वैसा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही I की वैल्यू IC से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू सडनली जंप होके 180 माइनस 2I हो जाएगा। तो 180 माइनस 2I का मतलब 180 माइनस 2I का मतलब देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2IC। और इसके बाद ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट तक? जब तक I की वैल्यू 90 नहीं हो जाती। तो इसमें क्या है ना कि ये दो पार्ट का ग्राफ है, मतलब दो पार्ट में है, ध्यान से देखो तो इसमें एक पार्ट में रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक पार्ट में TIR हो रहा है। ये TIR का डेल्टा है और ये रिफ्रैक्शन का डेल्टा है, ठीक है ना। देखिए बताइए कोई डाउट तो। ठीक है। तो TIR में इतना ही है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे, आज इसमें यहीं तक रखते हैं।